अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद कैसर और आज के इस वीडियो में मैं मोहम्मद कामरान को बहुत ही बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने निर्दलीय नामांकन करवाया गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से, और साथ ही साथ मैं गोविंदपुर के हर एक उस विकास चाहने वाली जनता, सारे हमारे मुसलमान भाई और हमारे हिंदू भाई जिन्होंने मिलकर मोहम्मद कामरान को इससे पहले चुनावों में साथ देकर विधानसभा में भेजने का काम किया था, मैं उन सबको बधाई देता हूं कि आप लोगों की कोशिशों से मोहम्मद कामरान दोबारा आ रहे हैं। और जैसे आप लोगों ने पहले भी मोहम्मद कामरान पे अपना सारा भरोसा जताकर उनको अपना बेटा मानकर विधानसभा भेजा, उम्मीद करता हूं कि आप लोग दोबारा वही भरोसा मोहम्मद कामरान पे दिखाएंगे और ये बताएंगे लोगों को कि एक साफ छवि के काम करने वाले नेता को इस तरीके से अगर पार्टी बेइज्जत करेगी तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता उस इंसान के साथ खड़ी रहेगी जो आपके लिए खड़ा रहता है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि मोहम्मद कामरान के ऊपर एक से एक इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। उनको एक साजिश करके उनका टिकट काटा गया। सबसे पहला जो साजिश मोहम्मद कामरान के खिलाफ किया गया वो ये है कि मोहम्मद कामरान के बारे में ये खबर उड़ाया गया कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने पार्टी के अगेंस्ट जाके काम किया और अपोजिशन के कैंडिडेट को सपोर्ट किया, जो कि बिल्कुल निराधार है। सबसे पहली बात तो यह है कि पार्टी ने लोकसभा 2024 के इलेक्शन में एक ऐसे कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार बनाया जो हर इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। भाई एमएलसी के इलेक्शन में लड़े हार गए, एमएलए के इलेक्शन में लड़े हार गए। तो जब उस एक इंसान जो एमएलसी का इलेक्शन नहीं निकाल सकता है, एमएलए का इलेक्शन नहीं निकाल सकता है, आप उसको एमपी का टिकट दे देंगे और उसके हारने के बाद उस हार का जो है कि उस हार को उसके सर पे ना मढ़ के मोहम्मद कामरान के सर पे, दूसरे लोगों के सर पे आप डाल देंगे कि मोहम्मद कामरान की वजह से हार गया। तो जब इतना ही 2024 का लोकसभा इलेक्शन वो मोहम्मद कामरान की वजह से हार गया, तो क्यों नहीं इससे पहले वाला विधायकी और एमएलसी का इलेक्शन अपने बलबूते पे जीत गया। और साथ ही साथ वही कैंडिडेट 2025 में विधानसभा के लिए भी दावेदारी कर रहा है। अरे भाई, सारा इलेक्शन आप ही लड़ लेंगे क्या? और अगर लड़ते हैं तो अपने दमखम पे लड़िए ना। दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है कि वो सपोर्ट नहीं किए। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में महागठबंधन के कैंडिडेट को गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा वोट मिले। आपका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा मुखिया के अलावा आज तक कोई इलेक्शन नहीं निकाले जो महागठबंधन के कैंडिडेट हैं, सारा इलेक्शन हारते रहे हैं। तो और ये एमपी का इलेक्शन भी हारे। तो जब आपका इतना जनाधार था तो बाकी कहीं किसी और विधानसभा क्षेत्र में भी आपको ज्यादा वोट मिल जाता। सारी जिताने की जिम्मेदारी मोहम्मद कामरान ही लेके बैठे हुए थे क्या? अगर ये था तो पहले इलेक्शन से बताना चाहिए था। इनफैक्ट मैं तो कैंडिडेट के बारे में क्या बोलूंगा, मैं तो पार्टी से यह सवाल करूंगा कि पार्टी ने वैसा कैंडिडेट क्यों खड़ा किया। मोहम्मद कामरान जैसे साफ छवि के नेता रहते हुए लोकसभा में आरजेडी को कैंडिडेट नहीं मिला। ऐसे नेता जो सीट जीत कर लाए हैं, जिन्होंने हारी हुई सीट को पार्टी को ला कर दिया, उस नेता को हटाकर ऐसे नेताओं को आप टिकट देंगे जिनका कोई जनाधार नहीं है, और बाद में उस हार का जो है सारा इल्जाम उस दूसरे के सर पर डालने की कोशिश करेंगे। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझती है और जनता इस चीज का जवाब देगी। दूसरा इल्जाम यह लगाया जा रहा है मोहम्मद कामरान के साथ के ऊपर कि मोहम्मद कामरान का बीजेपी के नेताओं या विरोधियों से बहुत अच्छा संबंध है। अरे भैया, उनका संबंध सबसे अच्छा है। आपका अगर वैचारिक और राजनीतिक पतन हो चुका है तो आपके दूसरों के साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके तरह मोहम्मद कामरान की भी सबसे संबंध खराब रहे? मोहम्मद कामरान लोगों के नेता हैं। मोहम्मद कामरान सब किसी के साथ मिलकर चलते हैं। जब किसी से हमारा विवाद नहीं है तो क्या हम बिना विवाद के किसी से दुश्मनी ले लें, किसी से अपना संबंध खराब कर लें? ये कौन सा बात होता है भाई? 2000 जब राजबल्लभ यादव छूटकर आए जेल से तो उनके साथ एक फोटो मोहम्मद कामरान का है जिसको बहुत वायरल किया गया। तो इसमें गलत क्या है? 2020 में या उससे सभी इलेक्शन, उससे सारे
पहले के इलेक्शन में राजवल्लभ यादव आपके आरजेडी के कैंडिडेट थे। 2020 में सब लोग मिलके लड़ रहे थे, तो उनसे उनका रिलेशन अच्छा होगा। अगर किसी एक फंक्शन में वो साथ हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो उसी का सपोर्ट कर दिए पूरा। और ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद कामरान के जो जनसभा की है, जिसमें जनता ने उनको ये कहा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, ये कहा जा रहा है कि वो भाड़े के आदमी लाके वो रो रहे थे। और उनके सोच से, जो लोग ये कह रहे हैं, उनके सोच से मैं यही उम्मीद करता हूं, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि जनाधार क्या होता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि जनता का सेवक क्या होता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि जनता का प्यार क्या होता है, क्योंकि आपने कभी वो कमाया नहीं है, आपका वो है नहीं। और मोहम्मद कामरान का वो है, मोहम्मद कामरान ने वो कमाया है। जिस जनता के लिए वो दिन रात एक करके खड़े हैं, वो जनता उसके लिए खड़ी है, वो जनता उनके लिए रो रही है। लेकिन ये बातें आपको नहीं समझ में आएगी, ये बात हमको पता है। अब देखिए, अब बात करते हैं जो साजिश मोहम्मद कामरान के खिलाफ किया गया। नवादा के कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के, हिलसा के पूर्व विधायक, महागठबंधन के हारने वाले 2024 के उम्मीदवार, इन लोगों ने सब मिलके एक हवा बनाया कि मोहम्मद कामरान ने 2024 इलेक्शन में पार्टी के विरुद्ध काम किया। और ये हवा उन्होंने जाकर संजय यादव नाम के व्यक्ति, जिनका के खुद का राजनीतिक कोई पहचान नहीं था, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए वो अभी के सबसे बड़े एडवाइजर हैं, उस व्यक्ति के साथ मिलके मोहम्मद कामरान के खिलाफ साजिश किया गया और मोहम्मद कामरान का टिकट कटवा दिया गया। लेकिन ये धोखा जो मोहम्मद कामरान के साथ हुआ, ये सिर्फ मोहम्मद कामरान के साथ धोखा नहीं है, ये धोखा पूरे गोविंदपुर के हर एक जनता, पूरे नवादा के हर एक जनता के साथ है। जिस कैंडिडेट का जनाधार है उसको आपने दरकिनार कर दिया, और जिनका कोई जनाधार नहीं है वो हर इलेक्शन का टिकट मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं, हर इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने के लिए रेडी हैं। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। जनता सब समझती है, मगध क्षेत्र के मुसलमान सब समझते हैं कि क्या धोखा उनके साथ हो रहा है। ये जो संजय यादव हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये मुसलमानों के साथ साजिश इनका नया नहीं है। तेजस्वी यादव इनको अपना सबसे क्लोजेस्ट एडवाइजर बना लिए हैं, और ये संजय यादव बेसिकली हरियाणा के रहने वाले हैं। 2010 तक ये आईटी कंपनीज वगैरह में जॉब कर रहे थे, उसके बाद आरजेडी ज्वाइन किया और तेजस्वी यादव के सबसे क्लोजेस्ट एडवाइजर बन के बैठ गए हैं। और ये हर जगह तेजस्वी यादव से आज जो तेज प्रताप यादव की लड़ाई है, उसमें भी इनका ही हाथ है। यही उस लड़ाई को लगवाने वाले इंसान है। और देखिए, जिस इंसान का कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, उसने मुसलमानों के एक बहुत बड़े फेस हैं, अहमद अशफाक करीम, जो कटिहार से राज्यसभा एमपी चुने गए थे आरजेडी के टिकट पे 2018 में, उनको हटा के और अपने आप को निर्वाचित कर लिया वहां से राज्यसभा एमपी। और अहमद अशफाक करीम कौन है वो मैं आपको बताता हूं। वो अल करीम यूनिवर्सिटी जो है कटिहार में, उसके फाउंडर हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मुसलमान के एक ऐसे पढ़े लिखे नेता को इन्होंने साइड कर दिया, और संजय यादव जैसे इंसान, जिनका के अपना कोई राजनीतिक पहचान नहीं है, उसको वहां पर लाके उन्होंने, या मैं यूं कहूं कि संजय यादव ने खुद को अपने आप को नॉमिनेट करवा के, क्योंकि तेजस्वी यादव वही करते हैं जो संजय यादव कहता है, और मुसलमान के इतने बड़े फेस को उन्होंने हटा दिया और खुद बन गए वहां पे। ये बताइए कितना बड़ा धोखा है। जैसे मोहम्मद कामरान के साथ साजिश हुआ, उसी तरीके से अहमद अशफाक करीम के साथ साजिश हुआ, और उसी तरीके से पूरे बिहार के हर एक मुसलमानों के साथ साजिश हो रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि क्रांतिकारी
और उत्तराधिकारी में बहुत फर्क है। लालू यादव क्रांतिकारी थे, इसलिए उनको जनाधार था, इसलिए उनका फैसला वैसा नहीं होता था, इसलिए मुसलमान उनके साथ चलते थे। और तेजस्वी यादव उत्तराधिकारी हैं। इन्होंने जिंदगी में कोई एक तरीके का परेशानी नहीं झेला, आज तक किसी तरीके का दिक्कत नहीं झेला। इनको उत्तराधिकार में मिल गया है बिहार का सत्ता, इसलिए इन्हें ना तो जमीनी कोई समझ है, ना ही ये समझते हैं कि किनको लेके चलना है, किनको नहीं लेके चलना है। लालू यादव सबका सोचते थे, तेजस्वी यादव सिर्फ पता नहीं क्या सोचते हैं, मैं उस बात पे कमेंट नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं ये जरूर दोबारा रिपीट करूंगा कि क्रांतिकारी और उत्तराधिकारी में बहुत फर्क है। बिहार के सारे मुसलमान और हर एक जनता से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फर्क को समझिए। हमेशा क्रांतिकारियों के साथ रहिए, उत्तराधिकारियों के साथ नहीं रहिए। और सामंती सोच, सांप्रदायिक सोच, उन तरीके के सारे लोगों को अपने से दूर कीजिए। बिहार में हमेशा एक भाईचारे का माहौल रहा है, उसको बनाए रहिए। और मुसलमानों के साथ ये खास रिक्वेस्ट है कि जो आपको इस तरीके से बेइज्जत करता है, जब वो आपके नेता को इस तरीके से बेइज्जत किया जा सकता है जिस पार्टी में, उस पार्टी में अब आपका जगह नहीं है। उस पार्टी से को आप भी वैसे ही वंचित कीजिए अपने वोट से, जैसे उस पार्टी ने आपको वंचित किया है। गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान दोबारा इलेक्शन जीतेंगे, ये तय है। गोविंदपुर की हर एक जनता उनके साथ खड़ी है और गोविंदपुर में जो मोहम्मद कामरान के साथ धोखा हुआ है, इसका असर पूरे मगध में दिखेगा राष्ट्रीय जनता दल को। पूरे बिहार के मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल को यह जवाब देगा कि हम लोग सिर्फ दरी बिछाने के लिए नहीं है। जब हम आपको सत्ता में बनाकर रखते हैं तो आप हमको ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमारे साथ ये मजाक नहीं बर्दाश्त हो सकता है। अब मोहम्मद कामरान के लिए मैंने एक खास नारा लिखा है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि मोहम्मद कामरान इसी हौसले के साथ अपना चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह उनकी जीत होगी और उनको हम लोग वापस से विधानसभा में देखेंगे। तो आप लोग सबको इसको सुनिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। लिखा यह है कि कमरान नहीं ये आंधी है, कमरान नहीं ये आंधी है, गोविंदपुर का गांधी है। और ना तो वो गांधी हारा था और ना ही ये आंधी हारेगा। मतलब कमरान नहीं ये आंधी है और गोविंदपुर का गांधी है, और ना तो वो गांधी हारा था और ना ही ये गांधी हारेगा। ताकत तुम चाहो जितनी लगाओ, यहां पर से खास है, ताकत तुम चाहो जितनी लगाओ, साजिश तुम चाहो जितनी चलाओ। तूफान कभी किसी से रुका है क्या, गांधी कभी किसी से झुका है क्या। कमरान नहीं ये आंधी है और गोविंदपुर का गांधी है। तो इस नारे के साथ हम लोग एक ये फैसला लीजिए कि मोहम्मद कामरान को वापिस से जिताकर मजबूती के साथ हम लोग विधानसभा में भेजेंगे, और साथ ही साथ साफ छवि वाले, आपके बारे में सोचने वाले नेताओं को हम लोग मजबूत करेंगे, और वैसे नेताओं को जो अवसरवादी हैं और जो आपके साथ साजिश करते हैं, धोखा करते हैं, आपराधिक छवि के हैं, उन सबको अपने वोट से दूर कीजिए। वक्त है जागरूक होने का और अपने समाज के बारे में सोचने का, और साथ ही साथ पूरे बिहार के बारे में और पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचने का। बात और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वीडियो को मैं और लंबा नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं अपना बात यहां पे ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों से आपको इत्तेफाक होगा। अगर कुछ हमने ऐसा कहा है जो आपको लगता है, आपकी कोई राय है उसके ऊपर, तो जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, बहुत सारे मुद्दे क्लियर होते हैं कि लोगों का भी ये सोचना है या ये सोचना है।
आपसे ज़रूर दोबारा मुलाकात होगी। मैं मोहम्मद कैसर इतना कह के इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।